जी, आप सभी का मैं अपने मंजिल सक्सेस माइंडेड में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये EIM की क्लास है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, और ये इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। और इसको कंपटीशन लेवल वाले भी पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है और उनके लिए भी लाभदायक होगा ये। और ये जो सारे आपके टॉपिक हैं, सब आपके सिलेबस वाइज हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कई चैप्टर डिस्कशन कर चुके हैं, तो 6वें चैप्टर का है आपका ओम मीटर। आइए इसको जानते हैं कि ओम मीटर क्या होता है। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, ताकि ये शॉर्ट नोट्स है, इजी नोट्स है। ऐसी नोट्स आपको नहीं कहीं नहीं मिलेगी, खाली आपको इसी मंच पे ये मिलते ही है। इसलिए गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसको नोट्स बनाएं, आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ओम मीटर क्या होता है? तो ओम मीटर एक सूचक उपयंत्र होता है जो किसी अज्ञात रेजिस्टेंस का मान ओम के पदों में व्यक्त करता है। ऐसे समझिए कि जो ओम मीटर होता है वो एक ऐसा प्रकार का सूचक उपयंत्र, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंडिकेट करता है आपके अज्ञात मान के प्रतिरोध। और जो अज्ञात मान के प्रतिरोध को मानेगा, जो उसका मान आएगा, वो किस में मापेगा? आपके मेगा ओम में मापेगा, यानी ओम के पदों में मापता है। संरचना के आधार पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ओम मीटर आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइए उसको देख लेते हैं। तो एक होता है आपका स्थायी चुंबक प्ररूपी सिंगल फेज कॉयल ओम मीटर, यानी कि जो सिंगल फेज टाइप का होता है, परमानेंट मैग्नेट टाइप सिंगल फेज कॉयल ओम मीटर। दूसरा होता है आपका परमानेंट मैग्नेट टाइप टू फेज कॉयल ओम मीटर या डबल फेज। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसको बारी बारी से हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं, कौन क्या होता है। आइए देखते हैं। तो स्थायी चुंबक की अगर हम बात करते हैं सिंगल फेज कॉयल ओम मीटर की, तो यह एक ऐसा स्थायी मूविंग टाइप उपयंत्र होता है। इसका मूविंग सिस्टम क्या होता है? वो एक ही कीलित मूविंग कॉयल से निर्मित होता है। यानी ऐसे समझिए उसका जो मूविंग टाइप पूरा उपयंत्र होता है वो क्या होता है? उसकी जो कीलित होती है वो, और उसका जो मूविंग कॉइल होता है वो एक ही से क्या होता है? निर्मित होता है। और आधुनिक व्यवहारिक ओम मीटर में क्या करते हैं? सामान्य रूप से इस प्रकार की व्यवस्था उपयोग में लाई जाती है। बात समझ में आ रही है कि आधुनिक रूप से हम क्या करते हैं? इसी प्रकार के ओम मीटर का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, यानी सिंगल फेज कॉइल ओम मीटर का। अगर हम इसकी संरचना की बात करें बच्चों, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका मापक उपयंत्र और एक होता है आपका डीसी स्रोत, यानी डीसी सोर्स से चलने वाले। चलिए चलते हैं। अगर इसके मापन उपयंत्र की संरचना ठीक एक समान स्थायी चुंबकीय मूविंग कॉइल टाइप ओम मीटर या वोल्ट मीटर की तरह होती है। यानी कि जो ओम मीटर होती है उसकी संरचना अगर हम देखें तो कुल मिलाकर वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप मीटर और या फिर वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, उसकी संरचना होती है दोनों एक ही तरह होती है। इसमें क्या करते हैं कि डीसी सोर्स के रूप में हम क्या करते हैं? एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। और बैटरी की वोल्टेज का मान मापे जाने के लिए जो वोल्टेज का जो मान मापेंगे वो किस पे निर्भर करेगा? यानी आपके रेजिस्टेंस पर। क्योंकि हम ओम के नियम से क्या जानते हैं? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ऐसे समझिए कि अगर हमको किसी चीज़ का रेजिस्टेंस मापना हो तो हम किससे निकालते हैं? आई वी इज टू आई आर। अब देखिए वोल्टेज का मान किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस और करंट पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। तो मापे जाने वाले रेजिस्टेंस के मान पर निर्भर करता है। जो लो रेजिस्टेंस मान के लिए कम होगा और उच्च मान के रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि देखिए ऐसे समझिए आपका जो वोल्टेज होता है वो किसके समानुपाती होता है? वो आर के समानुपाती होता है और करंट के समानुपाती होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे समझिए कि जो वोल्टेज होता है वो करंट के क्या होता है? वो करंट के समानुपाती होगा वोल्टेज। और करंट किसके विपरीत समानुपाती है? रेजिस्टेंस के। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके समानुपाती होता है? आपके वोल्टेज के समानुपाती होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए तो उसका मान देखिए निर्भर करता है उच्च मान के लिए क्या होगा? अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। तो मापन उपयंत्र के श्रेणी क्रम में परिवर्तित प्रतिरोध लगा होता है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसको मीटर के सम्मुख पृष्ठ पर लगाते हैं, मीटर के सामने वाले पार्ट पर लगाते हैं। और एक घुंडी द्वारा उसकी व्यवस्थित की जाती है। घुंडी यानी घुमाने के लिए उसकी एक घुंडी द्वारा उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। ओम मीटर में बहुपरास व्यवस्था के लिए एमीटर की भांति शंट अवस्था या फिर वोल्ट मीटर की भांति गुणक व्यवस्था, यानी कि जो ओम मीटर होता है आपकी उसमें रेंज मापने के लिए क्या होता है? एमीटर की भांति उसमें शंट व्यवस्था भी होती है और वोल्ट मीटर मापने के लिए गुणक की व्यवस्था भी होती है। जैसे कि आइए देखते हैं डायग्राम में। देखिए ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है
ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। ये देखिए इसमें R1 R2 R3 ये सब क्या है, वेरिएबल आपके रेजिस्टेंस है। जिस हिसाब से अगर मान लीजिए हमें R1 पे करना है तो हमको वोल्टेज क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। यानी अगर वो कम मान का रेजिस्टेंस है तो वो कम मिलेगी, ज़्यादा का होगा तो ज़्यादा। तो ये कौन सी व्यवस्था है आपकी, आपकी शंट व्यवस्था है। चलिए शंट व्यवस्था में क्या होगा कि R बराबर आपका क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और आपका V क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज, और R आपका क्या होगा, आप R इसको RX भी कह सकते हैं या RL भी कह सकते हैं। ये जो लोड रेजिस्टेंस है आप इसको RL भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, RX भी कह सकते हैं। आप समझ में आ रही। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये कौन सा है आपका गुणक व्यवस्था। इसमें क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम किस में लगाते हैं, सीरीज में मेक करते हैं। बात समझ आ रही। इसमें जो है इसका प्रतिरोध क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। इससे क्या होता है, ये आपका गुणक व्यवस्था होती है। इसमें आपको क्या लोड रेजिस्टेंस है, और ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये आपका वोल्टेज सोर्स है, और ये आपका मीटर लगा हुआ है जो उसकी रेंज को मापेगा। चलिए अब इसकी कार्यविधि को देख लेते हैं। तो इस विधि में सर्वप्रथम ओम मीटर की शून्य स्थिति के लिए परीक्षण किया जाता है, जिसके लिए मीटर के दोनों टर्मिनल, ठीक है, इसमें क्या ओम मीटर की शून्य स्थिति के लिए टेस्ट किया जाता है कि उसको शून्य स्थिति में उसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, मीटर के दोनों टर्मिनल लेते हैं और उसके संयोजक तार के द्वारा इनको क्या करते हैं, परस्पर जोड़ देते हैं। और इस स्थिति में वोल्टेज सोर्स की जो प्रेशर आपकी कीज़ होती है उसको दबाने में क्या होता है, मीटर पटेंट शून्य होना चाहिए। यानी जैसे ही हम उसको दबाएंगे, ये देखिए ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये आपकी यहाँ पे कुंजी लगी होती है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका मीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका बैटरी दी गई है। तो अब जैसे ही इसमें देंगे, मान लीजिए हमने कुंजी इसको दी, ये देखिए हमने इसको कुंजी दी, जैसे ही कुंजी को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, जैसे हम कुंजी को क्या करेंगे, दबाएंगे, वहाँ पे आपका क्या होगा, आपका इसमें करंट फ्लो करने लगेगी, और आपका मीटर के जरिए से पूरे सर्किट में क्या करेंगी, करंट भी दौड़ेगी और वोल्टेज भी जाएगी। चलिए ठीक है, जैसे हम वोल्टेज सोर्स को दबा देते हैं तो मीटर का पाठन क्या देगा, शून्य देगा। अब यदि अज्ञात रेजिस्टेंस को टर्मिनलों के बीच में जोड़कर हम क्या करते हैं, मीटर की वोल्टेज सोर्स की दाब कुंजी को दबाकर अज्ञात, देखिए कि हम क्या करते हैं कि जो वोल्टेज कॉइल होती है, अगर अज्ञात रेजिस्टेंस को हम टर्मिनल के बीच में जोड़ दिए और मीटर की जो वोल्टेज सोर्स है उसके प्रेशर कॉइल को जैसे ही हम दबाते हैं, वैसे क्या कहते हैं, अज्ञात मान का प्रतिरोध हमको मीटर में पढ़ लेते हैं, उसका पैमाने हम नाप लेते हैं। बात समझ में आ रही है। इस रीडिंग में क्या देगा कि उसके अज्ञात मान का प्रतिरोध हमें वो हमको बता देगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कौन क्या है, R1 आपका क्या है, ये आपका परिवर्तित प्रतिरोध है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। R2 क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज सप्लाई रेजिस्टेंस होगा। RX क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस होगा। RM क्या होगा, मीटर का प्रतिरोध, और IM क्या होगा, मीटर में बहने वाली आपकी करंट होगी। समझ में आ रही है। ये देखिए ये तो आप इसको ये कह सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे R2 है आप इसको ये भी कह सकते हैं। अगर आप सप्लाई वोल्टेज को भी दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, सप्लाई टर्मिनल यानी सप्लाई वोल्टेज हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा आपका E होगा। बस समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगर हम इसमें टोटल डिफ्लेक्टिंग करंट की अब बात करते हैं तो डिफ्लेक्टिंग करंट क्या हो जाएगी आपकी, आपका ई यानी जो रेजिस्टेंस है, आई बराबर क्या होता है, वी अपन आर होता है। आई बराबर आपका होता है बच्चों, आई बराबर आपका क्या होता है, वी अपन आर होता है। तो ये जो वोल्टेज मिल रही है वो हमें किसी द्वारा, टर्मिनल वोल्टेज यानी ई के द्वारा मिल रही है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ई कर दिया। और रेजिस्टेंस आपका टोटल क्या है, R1 दिया हुआ है और RM दिया, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब देखिए जो आपका करंट होगी वो किसके, RM और RX के अंतर पे हम क्या कर सकते हैं, R1 प्लस RM कर सकते हैं, क्योंकि जो लोड रेजिस्टेंस है वो भी इसके किससे जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। बात समझा रही है। इसलिए अब लोड का गुणक की बात करते हैं तो S बराबर क्या हो जाएगा, IM अपॉन IFSD, ठीक है, यानी फुल डिफ्लेक्टिंग करंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम जो स्थायी चुंबक होता है, ठीक है, उसका टू मूविंग कॉइल मीटर कैसा होता है। इसमें एक स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जिसे उपयंत्र में डिफ्लेक्टिंग तथा कंट्रोलिंग अलग अलग कॉइल द्वारा किया जाता है। इसमें दो कॉइल होती है, इसमें क्या करती है, आपका एक विक्षेपण होगा और एक में कंट्रोलिंग होगा। संरचना के तौर पे बात करते हैं तो इसमें मापन प्रणाली होती है और DC स्रोत होता है इसमें भी।
अच्छा, आइए देखते हैं इसकी मापन प्रणाली की बनावट की बात करते हैं तो ठीक स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल सूचक यंत्र की तरह ही होती है। इसमें 2 कॉइल का प्रयोग किया जाता है। एक आपका कंट्रोलिंग कॉइल होती है और एक डिफ्लेक्टिंग कॉइल होती है। इन दोनों कॉइल को बच्चों ऐसे देखिए, इन दोनों कॉइल को क्या करते हैं, देखिए इन दोनों कॉइल्स को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र से इस प्रकार जोड़ते हैं, कीलित कर देते हैं एक ही में कि वो लॉक रोड या स्थायी चुंबक के दोनों के बीच में से वायुमंत्रण में घूम सके, यानी कि जो आयरन कोर है और जो मैग्नेट का पोल है उसके बीच में क्या करे, वो प्रॉपरली घूम सके, ये रोटेट कर सके। ये देखिए, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, देखिए ये आपका मैग्नेट है, इसके बीच में ये क्या करेगा, रोटेट कर सके। बात समझ आ रही है? तो यही आपका एक तो क्या होगा, कंट्रोलिंग कॉइल लगी हुई है। और ये जो आपकी लॉक रोड है भाई, इसमें जो लगी हुई है वो आपका डिफ्लेक्टिंग कॉइल है। बात समझ में? जो गोल गोल है सीट आपका, वो आपका क्या है, आपका कंट्रोल आपका डिफ्लेक्टिंग कॉइल है। और जो अंदर से जो गई है वो आपकी क्या है, कंट्रोल टॉवर। कंट्रोल टॉवर क्या करती है, उसको शून्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करती है। चलिए आगे चलते हैं, कार्यविधि देख लेते हैं। तो जब किसी अज्ञात प्रतिरोध को ओम मीटर के टर्मिनल के बीच में जोड़ा जाता है तो डिफ्लेक्टिंग कॉइल और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों से ही क्या करते हैं, करंट बहने लगती है। जैसे ही अज्ञात मान के प्रतिरोध को ओम मीटर के टर्मिनल से हम जोड़ते हैं तो उसके जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल होती है और जो कंट्रोलिंग टॉर्क होती है, दोनों में धारा बहेगी, यानी करंट फ्लो करेगी। और कॉइल्स की करंट और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप दोनों कॉइलों पर क्या होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है, जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, उसको शून्य स्थिति में लाना। विक्षेपित तो विक्षेपित होता ही है। दोनों टॉर्क के परिणामी बलाघूर्ण के प्रभाव से ओम मीटर का जो मूविंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि परिणामी टॉर्क द्वारा प्राप्त डिफ्लेक्टिंग जो करंट होगी वो आई और वोल्टेज वी के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी करंट के समानुपाती होता है। ओम मीटर के अगर अनुप्रयोग की हम बात करते हैं तो जैसे कि आपका हीटर एलिमेंट हो गया या मशीन की फील्ड कॉइल हो गई, इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गया। दूसरा आपका क्या होगा कि प्रयोगशाला में एक निश्चित मान के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए लास्ट है कि सीरीज ओम मीटर, जो आपका सीरीज टाइप का जो ओम मीटर का प्रयोग हम उच्च रेजिस्टेंस का यानी कि हाई प्रतिरोध का वैल्यू ज्ञात करने के लिए करते हैं, यानी उच्च रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तथा शंट ओम प्रतिरोध का मान हम लो मान के प्रतिरोध, जब हमें कम मान का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो हम शंट रेजिस्टेंस ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। और जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो हम सीरीज ओम रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? ये था आज का शानदार टॉपिक, शानदार सेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मेरी प्रार्थना है कि आप अच्छे नंबरों से पास हों और जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो आज के टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।